नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर, और जितनी उम्मीदें थी उससे बढ़कर उनका स्वागत, बातचीत, बायलैटरल टॉक्स हुई, समझौते हुए। लेकिन एक जो उम्मीद थी डिफेंस डील को लेकर के, SU-57 की बात हो रही थी, कुछ पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बियों की बात हो रही थी, कुछ और भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। हो गया है, घोषणा नहीं हुई है, क्या है? और दूसरे भी मसले, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। और पुतिन साहब का कुल मिलाकर के इस विजिट का हासिल क्या है, भारत के लिए भी, रूस के लिए भी, और संदेश और संकेत क्या हैं दुनिया के लिए, वॉशिंगटन के लिए, खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर। तो आदि जी, कुल हासिल क्या है पुतिन साहब की इस विजिट का? बहुत बड़ा है सर। मेरे हिसाब से जो एक एक थीम इस विजिट की रही है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि लोगों ने, किसी ने, जैसे आपने भी बोला ना, यार क्या है यार, अभी तक कुछ डिफेंस डील नहीं साइन हुई। वो ही प्लान था सर। अब इसको थोड़ा सा हमको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लान एग्जैक्टली वही था कि कोई डिफेंस डील साइन नहीं की जाएगी। आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, यही बात है सर। एग्जैक्टली यही बात है कि कहीं ना कहीं एक जो आपकी रिलेशनशिप है उसका जो थीम है उसको पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करी गई है। एंड इसमें अगर आप देखें, सब सब चीजों में बात क्या करी है, इकोनॉमिक्स, मोबिलिटी एग्रीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूक्लियर, स्पेस कोऑपरेशन, ग्लोसनास, नेविगेशन सिस्टम, ये वो बड़ी बड़ी बातें करी हैं। ठीक है जी। तो काफी इसके अंदर कहीं पे भी डिफेंस का डी तक नाम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है सर, कि आप एक जो भारत और रशिया के बीच में एक रिलेशनशिप को हमेशा बोलते थे कि एक आर्म सप्लायर है, आपने उसको चेंज कर दिया। ये चीजें सर बड़ी सटली करी गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो चीजें अनाउंस हुई हैं यहाँ पर, फार्मा फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफी इंडियन फार्मा फैक्ट्री लगेंगी वहां पर। ठीक है, जॉइंट यूरोप प्रोडक्शन, आपने 195 करोड़ रुपए वहां पर ऑलरेडी लगाया हुआ है, और भी लगने की बात चल रही है। मोबिलिटी एग्रीमेंट की बात चल रही है। एनर्जी न्यूक्लियर के बारे में बात चल रही है कि छोटे न्यूक्लियर, मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे 100 से 300 मेगावाट के लिए। इंडिया का जो क्लीन एनर्जी गोल है उसको सपोर्ट कैसे करना है। टूरिज्म के बारे में, ई वीजा के बारे में बात हुई है, शिपिंग कोऑपरेशन के बारे में हुई है। इकोनॉमिक जो रोड मैप बना है नॉन यूएसडी ट्रेड के ऊपर, एनर्जी कॉरिडोर्स के ऊपर, फार्मा, डिजिटल, एआई, एविएशन के बारे में बात हुई है। एक एक पैसेंजर जेट बनाएंगे साथ में, उसकी बात हुई है। 19-20 ऐसे कोई एमओयू साइन करे गए हैं। आर्कटिक रूट्स की बात करी गई है। आप नाम ले लीजिए सर, कोई भी कोऑपरेशन सेक्टर है उसके अंदर उनका नाम, इस चीज का नाम बड़ा क्लियरली है। यहाँ पर ना Su-57 है, ना S-400 है, ना कुछ है। तो यही मैं जैसे बोल रहा था आपको, ये पूरी थीम चेंज करी गई है रिलेशनशिप की, कि साहब हमारी रिलेशनशिप, अगर आप सोचते हैं सिर्फ हम हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीदेंगे जब मर्जी खरीदेंगे, उसके लिए मोदी और पुतिन को मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे इतना ट्रस्ट तो है ही, हम जब भी खरीदना चाहे हम खरीद लेंगे। हमारी जो बातें चलती हैं वो चलती रहेंगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पुतिन साहब यहाँ पर आए हैं, हम एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरह बात कर रहे हैं, हम ये हथियारबाजी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो वेस्ट और पाकिस्तान और जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। ये चीज सर, इस विजिट के करीब 3-4 दिन से पहले से मैं बोल रहा था, कोई डील साइन नहीं होगी डिफेंस के ऊपर। मैंने आई थिंक आपके शो में भी एक बार ही बोला था कि कोई भी डील डिफेंस पे साइन नहीं होगी। Su-30, कुछ भी बात नहीं निकलेगी बाहर। इसको क्वाइट रखा जाएगा, और जो आपको करना है आप चुपचाप डील करोगे और खत्म करोगे कहानी। तो सर ये एक रीसेटिंग है,
अगर आप देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है कि ये रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, ये एक रीसेटिंग है दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये जो रीसेटिंग हुई है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो पैराडाइम निकला है कि ये वैसा नहीं है रीसेट कि भैया वेस्ट हमको ये बोल रहा है या रशिया हमको ये बोल रहा है तो हम वो कर रहे हैं, वो ये हो रहा है उसकी वजह से, कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच में जो जो रिलेशंस है उसको आगे किया जा रहा है, सिंपल एज दैट, उसके अंदर कहीं डाउट नहीं है। और ये मैसेज सर कल रात से जब उनको रिसीव किया गया उसके बाद से आपने देखा बहुत लोगों ने वो गाड़ी के बारे में सवाल पूछे, यार ये कहाँ से सफेद गाड़ी आ गई, ये क्या है ये। लोगों को ये समझ में नहीं आया। ऐसा टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो है वो भारत में बनती है, ठीक है ना। टोयोटा की फॉर्च्यूनर भारत में बनती है और इस गाड़ी का जो पूरी आर्मामेंट भी है वो भी भारत में बनता है। जितना इसका बैलिस्टिक आर्मर है, जितना एंटी एक्सप्लोजिव आर्मर है, जितना बुलेट प्रूफ आर्मर है, वो सारा पूना महाराष्ट्र में भारत में बनता है ये। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है आपने कि हाँ जी, वो बाहर का ब्रांड होगा। और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोलना चाहूंगा कि यार महिंद्रा, टाटा सर जी, अ, अपना एक ब्रांड होना चाहिए था, ठीक है। वो बनाया तो भारत में है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भैया वो आर्मर्ड गाड़ी भारत में बनी है, जिसमें मोदी जी, पुतिन दोनों। एंड अगर आप देखें इसकी ऑप्टिक्स को कि पूरे काली गाड़ियों के 25-30 काली गाड़ियां मैंने देखी, उनके कॉन्वॉय कैसे जाता है, उसके अंदर एक सफेद गाड़ी जा रही है, तो दूर से मतलब 5 किलोमीटर दूर से कोई बोल देगा वो देखो मोदी पुतिन जा रहे हैं, हाँ, सबको पता है। वो भी पता है। नाउ एक 2-3 उसमें मैसेजेस भेज रहे हैं आप कि साहब देखिए हमारे देश में एक टेररिस्ट अटैक जरूर हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ से बाहर है। हम अपने दोस्त को ला के यहाँ पर अपनी गाड़ी में बिठा के, ऐसा भी हो कि भैया सारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो फिर भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं है ऐसा, हम पूरे कंट्रोल के अंदर हैं। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है सर कि देखो, डोंट थिंक दैट वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज है। तो जब जब ये मेक इन इंडिया वहां पर मेरे को गाड़ी में दिखा, तब मैंने बोला यार ये गेम है, ये गेम शुरू हुई है यहाँ से। एंड ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ जाएगा, ये कभी भी मिलिट्री के बारे में कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। एंड जो मेरे को डाउट था 3-4 दिन पहले से कि ये, हाँ, एक आधा रेफरेंस सर जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएगा, डिफेंस, हाँ, डिफेंस कोऑपरेशन इज इंक्रीजिंग, सम वी आर वर्किंग ऑन एडिशनल यूनिट्स ऑफ समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ एक लाइन कहीं पे आ जाएगी। बट अगर आप पूरा पूरा एक थीम देखेंगे, पूरी विजिट का पूरा जो उनका यहाँ पर वो आए हैं, वो पूरा एक इकोनॉमिक थीम है। आदि जी, दो अहम बातें। एक, भारत को तेल सप्लाई जारी रहेगी, और ये खुला ऐलान किया गया है। जाहिर है मैसेज व्हाइट हाउस को दिया गया है देखिए कि सर, तुमको। ये जो थोड़ा बहुत कम कुम भी किया था, वो थोड़ा बहुत कम किया था। हम्म। वो इसलिए कम किया था, मैं काफी टाइम से, देखिए थोड़ा इसको, मैं अगर आपकी परमिशन हो, भारत का जी। इसमें जो भी है थोड़ा सा जूम आउट करते हैं उसको। क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं, ये चाइना का तेल ब्लॉक करने के लिए की जा रही हैं। और इसके ऊपर मैंने करीब 3-4 हफ्ते पहले एक शो किया था अपने चैनल के ऊपर। मैंने जहाँ बताया था चाइना जिस जगह पे है, और चाइना के साथ जितने भी कंट्रीज अच्छे रिलेशनशिप में है, पहले तो वहां पर आपके ये होगा, जनजी प्रोटेस्ट होगा। और वो चीजें हमने होती हुई देखी हैं, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। इंडोनेशिया, कंबोडिया में लड़ाई झगड़े से, पाकिस्तान भारत में लड़ाई झगड़े के से लेकर नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मडगास्कर में तख्ता पलट हुआ, कई और 3-4-5-6 देशों के अंदर यही चीजें हुई हैं। और ये चीज मैंने बोली थी, जहां पर चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पर आप लिख के रखिए कि वहां की गवर्नमेंट नीचे गिरेगी, या वहां पर प्रोटेस्ट होगा, या वहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को वहां से खदेड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसा हम देख रहे हैं पाकिस्तान और म्यांमार के अंदर। नाउ चक्कर क्या है सर, चाइना को तंग करने के लिए सबसे पहले उसका जो तेल का सप्लाई है, आपको उसको कंट्रोल करना है। चाइना इस समय 5 से 10% अपना ऑयल लेता है वेनेजुएला से, कोई 30 से 35% रशिया से, 30 से 35% वो लेता है फिर ईरान से, 25 से 30% ईरान से, और बाकी इधर-उधर थोड़ा बहुत इधर-उधर से लेके खत्म करता है। अगर आप वेनेजुएला के पीछे आप देखिए, वहां पर अभी अमेरिका खड़ा हुआ है, ईरान के ऊपर अभी अमेरिका हाथ धो के खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में से उसने वहां पर चीजें बंद कर दी हैं। म्यांमार के अंदर जो चाइना का थोड़ा बहुत 1-2% तेल जो जाता है सदर्न यूनान के अंदर, वहां पर भी वो उंगली करने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल एशिया में घुस के वहां पर उंगली कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे कि वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के अंदर कहीं ना कुछ करना चाहता है।
नाउ इसको अगर आप थोड़ा-सा थोड़ा-सा थोड़ा ज़ूम करेंगे और थोड़ा-सा बाहर आके, आपको एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है अ, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पर चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश करी है, इसके अंदर रशिया का एक बड़ा रोल है। क्योंकि रशिया करीब 30 चा 40-50% का तेल उसको देता है। नाउ यहाँ पर रशिया का जो तेल जाता है वो शिप से भी आता है, ठीक है? और वो पाइपलाइन से भी आता है। अब पाइपलाइन को छेड़ना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि वो रशिया चाइना के एकदम अंदर है। बट अगर आप देखें यूक्रेन की तरफ से जो रशिया पे अटैक्स किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं ऑन द रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया की ऑयल शिपिंग कैपेबिलिटी पे, रशिया की ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी पे, उनके ऑयल प्लांट्स के ऊपर वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो उससे होता क्या है, रशिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो आप एक एक तरह से चाइना को काटने की आप कोशिश कर सकते हो। नाउ इसी बीच में आपके ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि भैया रशिया से तेल लेना बंद करिए। बट आपकी तरफ से भी आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप पहले इधर से लेके आते थे, वेस्ट से तेल लेके आते थे, वो पूरा यूरोप घूम के आता था। अब वो ईस्ट से आ रहा है। तो जो बीच में थोड़ा बहुत हमने टाइम देखा था जहाँ पर अ थोड़ा बहुत ये जो कम बोल रहे थे, "ओ जी, कम कर दिया भारत ने ये वो।" एक तो थोड़ा-सा आपने सिग्नल दिया था कि भैया ठीक है, कम कर दिया, आप ट्रेड डील खत्म करो, अमेरिका फिर भी फँसा हुआ है, तो आपने बोला भाड़ में जाए, जो करना है कर। तो आपने वापस शुरू कर दिया है। अब वो इस तरफ से नहीं आ रहा, वो दूसरी तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर जी। मैं अगेन डोनाल्ड ट्रम्प को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसकी वजह से जो एक चेन्नई व्लादिवोस्टॉक प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत टाइम से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ऑन हो गया है, तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा काम करा है सर। अभी इंडो रूस इकोनॉमी समिट शुरू हुई है। सर, और इसमें जो शुरुआती रिमार्क्स आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने कहा है कि भारत जल्दी ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में नई संभावनाएं हैं। भारत रूस के साथ के बीच में फ्री ट्रेड पर बातचीत हुई है। डिफेंस और स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत कम समय में बड़ा लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं। ये थोड़े समय में बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? और जैसा आपने कहा है कि बिल्कुल थीम ही चेंज हो गई है। या तो क्या सर अब फ्री ट्रेड से लेकर के और अभी कुछ संवाददाता जो होकर के आए हैं मॉस्को, उनका कहना है कि जब हम मार्केट में गए तो वहां तो पूरा चीन का सामान भरा पड़ा है मार्केट में, दुकानों पर। तो क्या उस दिशा में भी अब भारत बढ़ेगा और रूस बढ़ेगा? देखिए सर, रशिया हमेशा से एक बड़ी क्लोज़ सी बिज़नेस सोसाइटी रही है। उसको ज़्यादा बाहर से लोग पसंद नहीं आते हैं। चाइना को उसने अंदर खींचा बिकॉज़ चाइना काफ़ी हद तक वेस्ट ने काट दिया था कंप्लीटली उसको, तो चाइना की तरफ से उसको काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ पर। नाउ एक चीज़ हमको बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता है, तो एक एक मोनोपोली बन जाती है एक देश के अंदर। तो चाइना भी काफ़ी प्रेशर डालता रहता है रशिया के ऊपर कि नहीं किसी और को मत लेके आओ, वो सब चीज़ें हैं। भारत का जो रशिया के साथ तेल आपने खरीदा है वो ज़्यादातर 95-98% आपने रूपी रूबल से खरीदा है। उसका मतलब ये है कि अम, अम, रशिया के पास काफ़ी रुपीज़ बचे हुए हैं, तो वो कहीं कहीं न कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? तो आप अभी देखेंगे कि ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर रशिया आपके वो रुपीज़ को आपके अंदर इन्वेस्ट करेगा, आप जो रूबल्स हैं आपके पास वो आप रशिया में इन्वेस्ट करोगे। तो आप देखेंगे फार्मा फैक्ट्रीज़ जाएँगी, वहाँ पर क्लोथिंग फैक्ट्रीज़ और ये सब चीज़ें जाएँगी। आपके वैसे भी वहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री में काफ़ी स्टेक्स हैं, शाखलिन में 29% के करीब 24-29% मेरे को याद नहीं अभी और 1-2 जगह पे और भी आपके ऑयल फील्ड्स के अंदर स्टेक्स हैं। तो ये चीज़ों को एनहांस करे जाएगा सर, जहाँ पर दोनों की इकोनॉमीज़ ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहेंगी, जो पहले बिल्कुल बहुत कम था। हमारे दोनों के जो रिश्ते थे, वो एक आइडियोलॉजिकल रिश्ते थे, वो हमारे एक मिलिटरी रिश्ते थे, एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते थे। बट कभी उस रिश्तों को उठा के कंप्लीट बिज़नेस में कन्वर्ट करने की किसी ने कोशिश नहीं करी। क्योंकि एक अब देखिए सर हिस्ट्री में भी आपको देखना पड़ेगा रशिया एक टाइम पे बड़ा कुछ होता नहीं था रशिया में। अभी जब से वो सोवियत यूनियन टूटा था, ये तो अभी पिछले 2-4 साल से रशिया के अंदर ट्रेड और ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। तो आपको ये दिखता है कि कहीं न कहीं रशिया की तरफ से थोड़ा-सा अभी ये इन चीज़ों में बात करने की कोशिश की गई है।
प्लस रशिया को ये भी समझ में आता है सर, अगर पूरा एक्सेस चाइना के पास रहेगा, तो कहीं न कहीं चाइना उसको फिर उसकी पूँछ पे पैर रख सकता है और उसके लिए बड़े पंगे हो जाएँगे। तो वो आपको इंक्लूड करेगा उसके अंदर। एंड रशिया की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी के अंदर आपको ये चीज़ देखनी है, वो हमेशा आपको यूज़ करता है चाइना से अपने आप को हेज करने के लिए। तो चाइना को उसने एस-400 बेचा, बट वो वाला एस-400 नहीं है जो हमारे को बेचा। हमारा पास अपग्रेडेड एस-400 है। तो ये कुछ-कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसे इस तरह से निकला है ये बाहर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इसके अंदर एक ऐसी पोज़ीशन में रशिया होना चाहता है जहाँ पर चाइना के पूरे बलबूते पे ना बैठे, बट वो किसी एक चीज़ पे यू नो अ, किसी एक कंट्री के ऊपर एकदम से पूरा पूरा अपना वो नहीं डालना चाहता। यहाँ पर लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी देखिए सर, एक और चीज़ है, रशिया को ये भी पता है कि वेस्ट के साथ और स्पेशली यूरोप के साथ उसके जो रिलेशंस रहेंगे वो अ, थोड़े से खराब रहेंगे अगले कुछ सालों तक, राइट? वो खत्म नहीं, वो मतलब एकदम से, मतलब अगर ये वॉर भी कल ठीक हो जाती है तो नहीं होगा वो सब। तो उसको भी थोड़ा-सा इनको काउंटर बैलेंस करना है और उनको पता है कि कहीं न कहीं जो ट्रेड वहाँ पर यूरोप में होता था वो नहीं होगा। तो उसको भी काउंटर बैलेंस करके सर उसका भी थोड़ा कॉम्पेंसेशन निकालेंगे कि किस तरह से वो भी किया जाए कि भई कहीं न कहीं आपका कोई लॉस ना हो। तो मेन पॉइंट यही है। एंड देखिए सर, यहाँ पर जो इनकी डेलीगेशन आई है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेलीगेशंस जो यहाँ पर आई है, राइट? ये कोई छोटी डेलीगेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी डेलीगेशन है और ये बिज़नेस डेलीगेशन और ये सब लोग आए हैं यहाँ पर। माफ़ी चाहूँगा सर। तो जी। ये जो डेलीगेशन आया है यहाँ पर, इससे आपको इससे यही पता चलता है कि ये पूरा मतलब मूड में आए हैं कि यार ना, ये तो पूरा हमको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना है इसको। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। अच्छा, एक बात मैं और नोट कर रहा था, खास तौर से इसको हाईलाइट किया गया है। इसके पीछे की सोच क्या है? ये कहा गया और पुतिन ने कहा अपनी तरफ से कि भारत रूस में 96% पेमेंट जो है इस समय अपनी करेंसी में हो रहा है। जी। इसको सर ये हाईलाइट करने के पीछे क्या खास वजह है? नॉन डॉलर है सर, कंप्लीट नॉन डॉलर है इसके अंदर। दैट मीन्स जो अमेरिका को कभी झांकी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर पैसे खर्च कर रहे हैं अपने और रशिया कहाँ पर अपने पैसे खर्च कर रहा है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है सर, देखिए, जो लोग बोलते हैं कि भई पहले डॉलर को भगा दो फिर हम देखेंगे ये वो एंड ऑल दैट। देखिए, किसी के अगेंस्ट, किसी डॉलर के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट आप काम करेंगे तो आपका कभी फोकस नहीं रहेगा। आपको अपने अपने लिए प्रो काम करना है, तो आपको अपना रूपी प्रमोट करना है वहाँ पर। एंड वो रूपी प्रमोट करते हुए आपको ये चीज़ देखनी है कि किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? रशिया के पास भी एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर उसके पास डॉलर शॉर्टेज थी। आपके पास एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर अगर आप डॉलर्स रशिया को देते तो आप आपके पीछे वो बढ़ जाते। तो आप लोगों ने ये चीज़ करी है कि भई रूपी रूबल। और रशिया के साथ सर देखिए बहुत पुराने आपके रिश्ते हैं। मैं आपको अगर बताऊँ 80s में आप रशिया को गेहूँ देते थे और मिग-27 जहाज़ जो था हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में, हमने वो खरीदा था गेहूँ देके। तो ये हमारे हमने तो बार्टर भी किया हुआ है रशिया के साथ। तो वो सोवियत यूनियन के ज़माने अलग थे, हमारे पास पैसे होते नहीं थे और लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो हमको भी जहाज़-वहाज़ चाहिए थे। तो हमने गेहूँ देके ये जहाज़ खरीदे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे थे। एंड तो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी टाइम से रहा है। बट 90s 2000s में रशिया की इकोनॉमी इतनी खराब थी कि इतना कुछ कहीं पे आगे लेके जाने का स्कोप था नहीं। अब जहाँ के आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ पर भी अपना एक सेल्फ प्रिजर्वेशन और आप कह सकते हैं रशियन वर्ज़न ऑफ आत्मनिर्भरता की तरफ वो भी जा रहे हैं, धीरे-धीरे करके। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो वो भी ऐसे कोई किसी को देखते हैं, यार ये भी इसकी तरह बात करते हैं, तो ठीक है, कोऑपरेशन कर लेते हैं इधर-उधर, ताकि हम भी थोड़ा डिपेंडेंट ना रहें, वो भी थोड़ा डिपेंडेंट ना रहें। तो एक ये बैलेंस है और दूसरा सर एंटी चाइना तो वो एक गेम है ही है, कि भई चाइना पे उसको पूरा डिपेंडेंट नहीं होना। बिकॉज़ जहाँ पर वो डिपेंडेंट होगा, चाइना उसकी नब्ज़ पे पैर रखेगा। बिल्कुल। लास्टली एक और चीज़ है सर, इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया और ये सब जो रीजन है और ईरान और सेंट्रल एशिया में रीजन है, जो पूरा ईरान, अफ़गानिस्तान वो पूरा रास्ता जाता है, उसमें दोनों देशों के इंटरेस्ट हैं।
तो इकोनॉमिकली अगर उसमें आप अपना अरेंजमेंट एक कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी बोला है कि एक इकोनॉमिक फ्री ट्रेड ज़ोन बनाएँगे ईयू एफटीए में, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो उसमें भी अगर आप ये आपका रूपी रूबल या रूपी के साथ ट्रांज़ैक्शन बढ़ेगा, तो आपका रूपी इंटरनेशनलाइज़ होगा, उसका भी होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पर आप बोल रहे हो 95 टू 98% ट्रांज़ैक्शंस हमारी रूपी रूबल में ही होती है। इसके अंदर कुछ टाइम आया था बीच में, रशियन ने बोला था यार हमको थोड़े दिरहम चाहिए, तो आप दिरहम में पेमेंट कर दो। तो हमने दिरहम में पेमेंट कर दी थी। फिर इनको थोड़े से युआन चाहिए थे, तो एक आधी कंपनी को बोला उन्होंने कि भई हमको युआन में कर दो। तो ये कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा, ये कंपनी का चाइना में काफ़ी ट्रेड था, तो उनके पास युआन पड़े हुए थे, उन्होंने उठा के उसके साथ पेमेंट कर दी। तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर रहे थे, बट मोस्टली 95-98% बहुत ज़बरदस्त होता है सर, एक एक क्वांटिटी जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। एंड अभी आप देख रहे हैं जिस तरह के स्पेस में और ये सब चीज़ें जो हुई हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहें बात कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट बहुत अलग है। सो इट्स अ डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट पैराडाइम। जैसे मैंने शुरू में पहले आंसर में बोला था, ये रिलेशनशिप को चेंज किया जा रहा है सर। दिस इज़ वो जैसे वही है ना, रशा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सू-30, सू-57, एस-400। आज के बाद वो चेंज करना चाहते हैं वो, कि यार नहीं, सू-30, सू-57, एस-400 तो है ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और क्या है? सही है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है कि सबसे बड़ा क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रसिया के सहयोग से तमिलनाडु में, तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश और संकेत। सर, कुडमकलम का जो प्लांट है, उसमें 5 नंबर और 6 नंबर रिएक्टर बनने हैं अभी। एंड उसके अंदर जो अभी ये 1000 मेगावाट का जैसे आप दिखा रहे हैं, ये और 6000 मेगावाट का जो बता रहे हैं, ये देखिए सर, ये इंडिया की जो एक न्यूक्लियर डिमांड है, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अब वेस्ट के साथ अगर आप ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन करते हो, तो उनके सारे 25 टंटे होते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। रशिया ने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। तो आपको वहाँ से टेक्नोलॉजी भी मिल रही है एंड यू आर एबल टू स्केल योर दिस थिंग। तो उसके अंदर कोई कोई वो नहीं है। दिस बट देखिए एक चीज़ है, जब आप किसी के साथ ऐसी न्यूक्लियर कोऑपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत बैकएंड भी चीज़ें होती हैं सर। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ये सब चीज़ें होती हैं। ये बहुत ट्रस्टेड चीज़ें होती हैं, जो हर कोई किसी के लिए नहीं करता ये। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश के लिए रशिया ने बोला था कि हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएँगे आपके लिए, रिएक्टर बनाएँगे, वो सामान लेके आए, साला एयरपोर्ट में आग लग गई, $3 बिलियन का सामान फूक हो गया वहाँ पर। तो तो ये भी होता है सर। तो देखिए और वो तो सर बेसिक न्यूक्लियर प्लांट है, वो तो मतलब कोई भी बना सकता है, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। बट ये एडवांस वर्जन्स है सर, न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। प्लस कुछ समय पहले रशिया की तरफ से जो हमारे पास फ्यूल आता है अभी, वो हाई हाई यूरेनियम फ्यूल है, मतलब इन द सेंस उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल आपके पास इस टाइम पे यूरेनियम का आ रहा है। तो ये स्पेशल रिलेशनशिप है सर, अभी उन्होंने टर्म भी करा है कि भई नो लिमिट्स है ये। नाउ नो लिमिट्स रिलेशनशिप उन्होंने सिर्फ चाइना को बोला था पहले। तो आपको भी उसी जगह पे लाके रख रहे हैं कि भैया हम 3 हैं। वो रशिया के एक उसमें रहता है कि भैया अगर भारत, चाइना और रशिया साथ में आ गए, तो फिर थोड़ा गेम बन सकता है। तो उसके उसके हमेशा वो रहता है, तो आप हमेशा देखेंगे इनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि इंडिया, रशिया, चाइना, आरआईसी, ये वो दिस दैट। क्योंकि उनको ये चीज़ पता है सर कि उनका सर्वाइवल अभी वेस्ट में नहीं है। वेस्ट वाले उनको ज़िंदा नहीं रहने देंगे। तो अगर इनको धीरे-धीरे करके एक अपने आप को शिफ्ट करना है एशिया की तरफ, तो करना पड़ेगा सर। आदि जी, क्या इस विजिट से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज वॉशिंगटन को? सर, वो पुतिन साहब का जहाज़ लैंड हुआ और 15 मिनट में रिपोर्ट आती है कि वो उनके जो नेगोशिएटर्स हैं, वो यहाँ पर अगले हफ्ते में आएँगे। तो आई मीन मज़ाक बना रखा है इन लोगों ने। देखिए सर, एक डिफायंस है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, आप उसको छेड़ने के लिए नहीं कर रहे, बट अगर वो छिड़ता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। जो कल मोदी जी ने फ़ोटोग्राफ्स जो रिलीज़ करी हैं और जिस तरह की बातें और ये सब चीज़ें जो चल रही थी, उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज आता है। आपका रशिया के साथ एग्रीमेंट पहले हो गया, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। तो हाँ जी, एब्सोल्यूटली अमेरिका को, यूरोप को बड़ा क्लियर एक सिंपल सा आपने बोला है कि देखो यार, ये तुम्हारे जो टंटे हैं, मैं इनमें घुसूँगा नहीं। और कल रात से मैं देख रहा हूँ किस तरह से
गाली-शाली चल रही थी, वो दिस वेरी डर्टी कंट्री, ये वो एंड ऑल दैट। मैंने भी काफ़ी लोगों को गालियाँ निकाली कल कल रात से, लेकिन ये आपको एक फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि यार भारत हाथ में नहीं आ रहा, हो गया खत्म। हाथ में नहीं है, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्शन भी नहीं बोल सकते कि इस तरफ ये मत करो, वो मत करो, वो बिल्कुल भी सुनने को राज़ी नहीं है। तो ना तक कि अमेरिका, मेरे मेरे हिसाब से यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, पूरे रीजन में एक बहुत सॉलिड मैसेज गया है। क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है आपके लिए तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो टैलेंट अमेरिका में तंग किया जा रहा है या लेने से इनकार किया जा रहा है, कनाडा बाहें फैला करके उनका स्वागत करने को तैयार है। अभी मैं देख रहा था पुतिन साहब की विजिट पर, तो इन्होंने कहा कि रूस में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रास्ता आसान किया जा रहा है। दिल्ली में रशियन एजुकेशन एजेंसी का पहला ऑफिस खोला जा रहा है, बल्कि खोल दिया गया है। तो ये सारे जवाब तो एक तरीके से ट्रंप के लिए ही है ना। हाँ सर, देखिए कोऑपरेशन आपको करनी है तो हम तैयार हैं आपके साथ करने के लिए, लेकिन अगर आप बकवास और बदतमीजी करोगे तो फिर कौन कोऑपरेशन करेगा आपके साथ? आपके आपके लोग आके टीवी में बोलते हैं भैया भारत 1 महीने के अंदर आके हमारे पैर पड़ रहा होगा, माफी मांग रहा होगा। 3 महीने हो गए आज उस चीज को, ना हमने माफी मांगी ना कुछ। सब कुछ कर लिया आपने अपने टट्टुओं से। यहाँ पर भारत में गंदे फंदे, आप सॉरी मैं कुछ गलत चीज बोल दूं तो, बट आपके टट्टुओं से यहाँ पर भारत में गंदे फंदे इल्जाम लगाते हो, बोलते हो भाई मोदी जी की फोटो है एप्स्टीन फाइल लिस्ट के अंदर। आई मीन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये अगर आपका स्टैंडर्ड है तो कौन आपके साथ डील करेगा सर? माफी चाहूंगा कुछ मैं अगर ज्यादा बोल नहीं गया, नहीं, बट है लेकिन ये ये जो ये बड़ी क्लियर बदमाशी थी। हाँ, तो यहाँ पर बदमाशियां तो चल रही हैं। अब ये जो पूरा इंडिगो का हुआ है सर, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। और वो भी अरे ठीक ऐसे समय हुआ जब पुतिन यहाँ यात्रा पर हाँ, थे। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ सर। आप बोलिए मैं कंस्पिरेसी थियरिस्ट हूँ, ठीक है, बट दुनिया में कोई चीज इतनी सीधी नहीं होती। अगर होती है तो चलिए ठीक है, फिर मैं बेवकूफ हूँ सर, मानने को तैयार हूँ। वो चीज मैं मानने को तैयार हूँ कि मेरा दिमाग नहीं चलता, बट हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा होना, जब एक एक फॉरेन विजिट है यहाँ पर, ये मायने रखता है। ये चीज पता चलता है हमको कि देख रहे हैं आप किस तरह से पार्लियामेंट में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बाहर सॉरी अंदर बैठ के नारे लगाते हैं, उसके बाद बाहर आके बोलते हैं हमको बात नहीं करने देते। तो और ये ये जो मैं तड़प, एलओपी की तड़प, पुतिन सर से नहीं मिलने दिया जा रहा। पुतिन क्या मिलेगा कहेगा पुतिन से मिलकर के कि भारत की इकोनॉमी डेड है। नहीं क्या? देखिए सर, पुतिन क्यों मिलेगा इससे? ये भी तो एक सवाल होना चाहिए ना। किसी के कोई इंटरेस्ट भी हो, जानता हो इसको। तो वो तो देखिए सर, ऐसा है, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, ठीक है, वो बोले कि मोदी जी के पास जाए कि मोदी साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, व्हाट इज द डील, बैठिए मेरे को बताइए, अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपको चाहिए सर मैं रशिया जाता हूँ, मेरे को काम बताइए क्या करना है। वो आपस में हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। सी, जब आप ऐसी ऐसी जगह पे आए कि भैया देश का काम है हम करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि देखो रूलिंग पार्टी को हमने बोला था आप ये और ये चीज कर सकते थे, आपने करी नहीं। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं करता किसी को सर। रशिया का 4 सिटीज के नाम नहीं पता होंगे यहाँ पर, किसी हाँ, को लेकिन हिस्ट्री उतनी पता होंगे। उतनी अकल है क्या कि ये कोई सजेस्ट कर सके कि सर आप अकल ये की करें। बात नहीं है सर, अकल की बात नहीं है। हमारे देश में अकल तो बहुत है, इंटेंशन की बात है। खरे दिमाग तो हमारे हैं सर, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है ये सब चीजें सोचने का। हमारे देश में अकल तो बहुत है। इंटेंशन की बात है ना, क्या आप ये चाहते हैं कि भैया भारत में कुछ अच्छा चीज हो। मैं किसी एक पे नहीं बोल रहा, मैं बहुत लोगों पे बोल रहा हूँ इस चीज को। कई लोग तो ये जो चाहते हैं, करोड़ करोड़ रुपए खर्चा करते हैं कि भैया रोहिंग्या के लिए केस लड़ेंगे हम लोग। एक वो क्या शर्मिला खातून और क्या जो भी उसका नाम है, उसके लिए आपने लॉयर लगा दिए, 1-1 करोड़ रुपए जो दिन का ले रहे हैं। 3-3 बड़े बड़े लॉयर, टोटल फीस उनकी दिन की 1 करोड़ रुपए है।
अगर आपकी इंटेंशन वही है और आज एक आई मीन आप देख लीजिए आपके ऑपोजिशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि जी नहीं हम तो बिजनेस एंटी बिजनेस नहीं है, हम तो सिर्फ प्रो कास्ट इन बिजनेस हैं। तो ये तो सर आई मीन मजाक बना आपने देश को बेवकूफ समझा है क्या? नहीं नहीं, इनकी तो अप्रोच पता लगती है ना। लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उसके घायलों को देखने गए क्या? सर या वो जो लोग मारे गए उन, या कोई बयान ही दिया हो? मुझे लगता है कि बयान भी उस तरह का सा नहीं आया इनकी हाँ तरफ तो से। वही है ना सर, बयान तो आया है ना, वो मोदी क्या कर रहा है। तो ठीक है सर, ये अब ये इसमें तो सर ऐसा है, ये तो इतने नॉन इम्पोर्टेंट हो रखे हैं हमारी मीडिया। मैं आपको सही में बोलूं, आई एम मेरा दिमाग हमारी मीडिया से खराब होता है, हमारी न्यूज एजेंसी से खराब होता है। क्या जरूरत है कि कोई कांग्रेस लीडर है, उदित कुमार, उदय कुमार, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो जिनको भी घर से बाहर निकाला था, नाउ उनके पास जाके आपको रशिया के बारे में एक स्टेटमेंट लेने की क्या जरूरत है? मेरे को समझ में नहीं आता। उस भाई को क्या पता है यार रशिया के बारे में? कौन है वो कि भाई उनको आपको इतनी वो बड़े वो हैं जी कि उनका स्टेटमेंट लिए बिना किसी भी न्यूज एजेंसी या मीडिया आउटलेट का खाना नहीं हजम होगा। बिल्कुल। क्या जरूरत है आपको? आई मीन एक न्यूज आउटलेट था सर, बिहार के इलेक्शन के अंदर चेतन भगत और वीर सांघवी को बिठा के बैठे हुए थे। आई मीन थोड़ा सोचिए ना आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो सर टीआरपी का गेम है, तभी ये उछलते रहते हैं। मैं सही में बोलूं, आर मीडिया इज टू ब्लेम फॉर ऑल दिस। मैंने तो इतना एक ट्वीट भी किया कि मैंने मैंने उसमें कहा कि नॉन सीरियस बयान को जितना सीरियसली इंडियन मीडिया जो है वो दिखाता है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। सर अब आप देखिए यहाँ पर ये लोग ऐसी ऐसी चीजों पे बयान लेते हैं लोगों से जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं होता उससे। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को? सर इन लोगों ने तो ये धंधा बना रखा है। तो धंधे में आपको सही चीज कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसे काम कर रहा है मीडिया, नहीं तो हमारे चैनल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो मजाक में बोल रहा हूँ, बट देखिए ये बहुत बड़ा गैप है। आज एक मीडिया आउटलेट है सर, उसने एक आर्टिकल डाला है कि यार पुतिन जब ट्रैवल करता है उनके बॉडी डबल क्यों आता है क्या? आपको ये आज के दिन डालना है आर्टिकल, आज ही? अच्छा। दूसरा एक एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ न्यूज़ आउटलेट है सर, जिसके बड़ा फेमस लोग हैं उसमें, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर इज व्हाट वाइडली पॉपुलर, वाइडली पॉपुलर। आसिम मुनीर अब वाइडली पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आउटलेट को ये किसने वो दिया है कि आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट आपने पाकिस्तान में चेक कर लिया, उसकी अप्रूवल रेटिंग चेक कर लिया और आपने लिख लिया? हाँ, वहाँ आप हो वहां क्या। पर ये नहीं बोल सकते थे पोटेंशियल मिलिट्री डिक्टेटर? आप कौन से देश के लिए काम कर रहे हो साहब? तो प्रॉब्लम हमारे में नहीं है सर, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में भी नहीं है। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर हमारी मीडिया सुधर जाए और ये टेढ़े मेढ़ों से जाके ये इंटरव्यूज देना, एक वो लेफ्टिस्ट आके बैठ जाता है टाइम्स नाउ में रोज, हर चीज में सेम बंदे 6 बंदे बैठे होते हैं। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल दो 6 पीपल, आई लव देम ऑल ऑफ देम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आनंद रंगनाथन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। बट यार आनंद रंगनाथन को आप डोमेस्टिक पॉलिसी पे भी ले आते हो, सुप्रीम कोर्ट पे भी ले आते हो, पाकिस्तान पे भी ले आते हो, चाइना पे भी ले आते हो, अमेरिका पे भी ले आते हो, टैरिफ पे भी ले आते हो, इस पे भी ले आते हो, उस पे भी ले आते हो। कोई दूसरा वैरायटी भी होनी चाहिए आपके पास जो आपको कुछ और बताए। वही वही रोज रात को एक दूसरे पे चिल्लाना चीखना, ये वो वही चल रहा है हमारे देश के अंदर। उसके बाद बोला जाता है ये संघी हैं जो 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 कम्युनल एनवायरनमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, आप मीडिया को देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। किसी को कोई आइडिया नहीं है सर, किसी को भी बिठा के कुछ भी इंटरव्यू कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर वो आप देखेंगे, वो जी रशिया आया है, रशिया में वाले आए हैं, तो अभी देखना आप, अमेरिका आपके साथ बदला लेगा।
हाँ, अभी तक तो 4 महीने से सैंक्शन लगा के हमको फूलों की बरसात करता था रोज सुबह उठ के। हाँ, नहीं, हम लोग कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे, इतना बदला ले चुका है वो। सर वही है, इनको बिल्कुल भी रियलिटी का कुछ नहीं है और कोई भी चीज़ चला देते हैं, उससे फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाती है। एंड वो इतनी यूज़लेस सी चीज़ होती है कि आप जब देखो उसको कि यार ये क्या कर रहे हो? न्यूज़ में दिखाएँगे उसको जी, ओह! कांग्रेस रिएक्ट्स और बीजेपी रिएक्ट्स और अरे यार! हर तीसरा वर्ड स्लैम होता है। ऐसा लगता है वो WWE की रिंग चल रही है कि रोज़ एक दूसरे को चोक हाँ, स्लैम ही मार रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, कोई भी बयान दे दे प्रियंका वाड्रा, ब्रेकिंग कोई न्यूज़। भी बयान दे दे राहुल गांधी, तो उनका स्पोक पर्सन भी कोई बयान दे दे तो ब्रेकिंग न्यूज़। तो वही है सर, जब तक ये प्रैग्मैटिज़्म नहीं आएगी, जब तक एक एक जो बैलेंस दिमाग से आप ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे लोगों को क्या है, क्या नहीं है, तब तक ये बेवकूफ़ी चलती रही है हमारे देश के अंदर। एंड मैं पूरा ब्लेम ये सिर्फ़ मीडिया को देता हूँ। आज देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं अबाउट द रशियन प्रेज़िडेंट। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वो कहता है यूक्रेन की वॉर क्यों नहीं खत्म कराई मोदी जी ने। और यार, मैं क्या बोलूँ यार मैं अभी आई मीन ठीक है, चलेगा। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ये सर और महत्वपूर्ण विजिट पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक बटन भी दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें ग्रुप्स में अपने मित्रों को। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। आदि जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।